Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be well and good. So आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर 5 हमारा है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, और जिसका फर्स्ट टॉपिक जो पूरा फोर स्टेटमेंट के बारे में था, फोर लूप जिसको हम कहते हैं, काउंटर लूप भी कहते हैं, तो उसके बहुत सारे नेम्स हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था, उसके साथ प्रोग्राम्स हमने कर लिए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है, बाकी जितने भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं आज के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द वाइल स्टेटमेंट, जिसको हम वाइल लूप भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है द डू वाइल स्टेटमेंट, जिसको हम डू वाइल लूप भी कहते हैं। और लास्ट हमारा होगा नेस्टेड लूप्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक आज का। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा द वाइल स्टेटमेंट। सो बेसिकली द वाइल स्टेटमेंट्स, वाइल स्टेटमेंट क्या होती है आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। द वाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट repetition structure when the number of iteration is not known in advance. अब इसमें क्या होता है वाइल लूप में, वाइल स्टेटमेंट में, कि जो भी रेपिटेशन होती है स्ट्रक्चर की, इसमें होती है। लूप्स है ना, लूप्स में रेपिटेशन तो लाजिम है। रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट होना। अब रिपीट तो चीजें होती रहती हैं बार बार, लेकिन अब इसमें वो ये बोल रहा है कि वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें रेपिटेशन तो होती है, लेकिन इसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता होती। एडवांस में हमें आइट्रेशंस नहीं पता होती। अब आइट्रेशंस क्या होती हैं? आइट्रेशंस मीन्स के लूप्स का बार बार चलना। जैसे फर्स्ट टाइम पूरा एक लूप चला, लूप मीन्स के पूरा प्रोग्राम, जो भी हम जैसे पहले हमने पढ़ा था फोर लूप, अब फोर लूप पूरा एक बार चला, एक बार पूरा रन हुआ, जब तक की कंडीशन ट्रू थी तो हमने उसको रन किया, वो फर्स्ट आइट्रेशन हो गई। अब दूसरे जब वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाता है तो वो एक सेकेंड आइट्रेशन को लेके आ रहा होता है। फिर वो लूप दोबारा चलता है और फिर वो जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट पे, तो थर्ड आइट्रेशन। तो ये सारी आइट्रेशंस होती हैं, यानी रेपिटेशन होती है। एक लूप चल रहा होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं वापस जाता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं वापस जाता है, तो दिस इज कॉल्ड आइट्रेशन। अब वो बोल रहा है कि वाइल लूप में या वाइल स्टेटमेंट में क्या होता है कि रेपिटेशंस तो होती हैं, लेकिन इनमें हमें आइट्रेशंस, ये जो आइट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कि बार बार रिपीट होना, इसका हमें नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता होता कि मतलब कितनी टाइम्स ये जो है आइट्रेट करेगा। यानी वन टाइम होगा, टू टाइम होगा, तो ये इनफाइनाइट होता है। मतलब ये एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, जितनी बार भी चले हमें उसका नहीं पता होता, जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है? कंडीशन पे डिपेंड करती है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड द रेपिटेशन कंटिन्यूज अंटिल टेस्ट कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक रेपिटेशन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, तो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, वाइल स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म क्या होती है कि हमने वाइल लिखा, ब्रैकेट के अंदर हमने टेस्ट कंडीशन लगाई। ठीक है, जैसे हम पहले भी करते होते हैं लूप्स के अंदर, ऐसे ही होता है। यानी जो फोर लूप था, हम फोर लिखते थे यहाँ पे और फिर अगर ब्रैकेट्स लगाते थे, उसकी थ्री पार्ट्स होते थे। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, सिर्फ टेस्ट कंडीशन होती है, दैट्स इट। नो इनिशियलाइजेशन, नो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सिर्फ टेस्ट कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाइल लगाया और ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिख दिया था? टेस्ट कंडीशन। अब टेस्ट कंडीशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैं आपको टेस्ट कंडीशन बोल दूं टेस्ट कंडीशन कैन बी ए इक्वल टू बी। यानी यूजर ने एक ए एंटर किया, एक बी एंटर किया, तो अब वो कह रहे हैं जब तक ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है तब तक ये लूप चलता रहे, और अगर सेम नहीं होगी तो फिर ये लूप एंड हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू बी वाली है तो फिर ये चलती रहेगी, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स हो जाएगा। या मैं कहूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी जब तक ए जो है वो बी के इक्वल नहीं हो जाता, जब वो मतलब कि ए और बी जो है वो आपस में इक्वल नहीं होते, तो तब तक ये कंडीशन चले। अगर वो इक्वल होते जाएंगे तो ये जो लूप है ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये नहीं चलेगा। और जो आपका जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा? वो बाहर चला जाएगा, इस लूप से बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। नो नो हमें नहीं पता होता कि आइट्रेशन कितनी होगी, मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशंस का हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो ये चीज इसमें आपको याद करनी होगी कि इसमें क्या है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें नहीं पता होती, और जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक क्या होता है? रेपिटेशन कंटिन्यू रहती है। ये चीज हो गई।
अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसमें यही बता दिया कि अब ये बॉडी स्टार्ट हो जाती है और अंदर आ जाता है बॉडी ऑफ लूप। इसमें जो भी आप लिख दो, प्रिंट एफ कमांड्स दो, आप यूजर से कमांड लिख के लिखो, फॉर्मूलाज दे दो, तो सारी क्या आएंगी, इसके अंडर आएंगी। जो भी इसके अंडर डालोगे वो चीज तब तक चलती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। When a while statement is executed, अब जब while statement को execute किया जाता है, चलाया जाता है, रन किया जाता है, तो क्या होता है, the computer first evaluates the test condition। ऐसे ही है ना कि जब while statement चलती है, जब while statement रन होती है, तो इसमें सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है, वो या प्रोग्राम होता है, तो वो क्या, कंपाइलर हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोग्राम हो गया, तो वो क्या चीजें इवेल्युएट करता है, सबसे पहले टेस्ट कंडीशन को इवेल्युएट करता है। क्योंकि सबसे पहले टेस्ट कंडीशन ही देखी जाएगी ना। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो ये बाहर चला जाएगा और यहाँ जो भी आपका आगे प्रोग्राम होगा उसको चलाया जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं। इफ इट इज ट्रू, अगर वो ट्रू होती है, बॉडी ऑफ द वाइल लूप इज एक्सिक्यूटेड। ऐसे ही है ना, जो मैंने आपको बताया कि वाइल लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है अगर ये ट्रू होता है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप, द टेस्ट कंडीशन इज अगेन इवेलुएटेड। मतलब जब ये एक बार लूप पूरा चल गया, मतलब बॉडी ऑफ द लूप पूरा चला, तो फिर ये दोबारा कंडीशन की तरफ जाएगा और कंडीशन को इवेलुएट करेगा, मतलब उसको चेक करेगा। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, चेक करना। एंड इफ इट इज ट्रू, और अगर वो फिर से ट्रू होती है तो क्या होगा, वो दोबारा चलेगा। ठीक है, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस अगेन, तो ये नीचे जो बॉडी ऑफ द लूप है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर क्या होगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टेस्ट कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये प्रोसेस जो है, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक के, अंटिल मतलब जब तक के ये टेस्ट कंडीशन जो भी गिवन होगी वो फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। यानी कि जब तक टेस्ट कंडीशन ट्रू है ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन तक ये चलेगा, लेकिन ये चलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती जाएगी तो ये इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, व्हेन इट बिकम्स फॉल्स, जब ये फॉल्स हो जाता है, द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द एंड ऑफ बॉडी ऑफ द लूप। यानी ये एंड हो गया यहाँ तक बॉडी का, और इसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो कब चलती है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, द बॉडी ऑफ द लूप कैन बी सिंगल स्टेटमेंट। जो बॉडी ऑफ द लूप जो होती है वो एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। इफ द बॉडी ऑफ द लूप कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट देन द ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ इट कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन स्टेटमेंट देन ब्रेसेस मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब इसका सिंपल वही जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर सिंगल स्टेटमेंट होगी तो आप ब्रेसेस नहीं लगाओगे। ब्रेसेस मतलब ये वाली जो फ्लोर ब्रैकेट्स है, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये वाली ब्रेसेस नहीं लगाओगे अगर वन वन स्टेटमेंट है, सिंगल है। और अगर सिंगल से ज्यादा यानी मोर है, एक से ज्यादा है, दो तीन स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, वो जरूरी हो जाएगी। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 8 की तरफ, जो कि वाइल लूप का जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम है। नाउ तो प्रोग्राम नंबर 8 क्या है, द प्रोग्राम इन विच कन्वर्ट्स kilograms to pounds using while loop. In this program, zero signals the end of the input. Okay, सिंपल क्या है, प्रोग्राम क्या करेगा, केजी को पाउंड्स में कन्वर्ट करेगा। केजी मतलब किलोग्राम्स, किलोग्राम्स को कन्वर्ट करेगा पाउंड्स में। अब आपको पता होना चाहिए किलोग्राम्स और पाउंड्स में क्या डिफर होता है। इसमें जो एक चीज बताने वाली है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किलोग्राम्स और पाउंड्स में जो है डिफर कितने का होता है। तो हमेशा क्या होता है, आपको ये याद रखना है कि 1 kg, 1 kg जो होता है 1 किलोग्राम, वो हमेशा इक्वल होता है 2.2 पाउंड्स के। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखने वाली इसमें मेन बात है कि 1 kg आपको पता होना चाहिए 2.2 पाउंड्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसी के मुताबिक हमने अपना फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है जिसके थ्रू ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, और हमें इसमें वाइल लूप यूज करना है, पहले उसने ये भी चीज बता दी। अब क्योंकि हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। अब क्योंकि हमें पता 1 kg जो है वो इक्वल है 2.2 पाउंड्स के, तो अगर हमें क्या करना है, हमें किलोग्राम यानी जो भी यूजर केजी में एंटर करेगा, वो जितना भी अपना केजी में वेट बताएगा उसको हमने पाउंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर 1 kg 2.2 पाउंड्स के इक्वल है, तो अगर यूजर एंटर करता है मेरा वेट है 40 kg, यूजर ने अपना वेट एंटर किया कि मैं 40 kg का हूं, तो फिर वो कितने पाउंड्स का होगा, क्या आप बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। कैसे हम चेक करते हैं इस चीज को, जब हमें 1 kg पता है कि वो 2.2 पाउंड्स के इक्वल है, तो 40 kg कितने का होगा?
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर, जो हमें सबको ही पता है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। ऐसा ही है ना, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। सेम सेम ऐसे ही है कि वन, अब यहाँ पे केजी है, ठीक है, किलोमीटर की जगह केजी है और मीटर की जगह पाउंड्स, ठीक है। लेकिन हम आगे बात करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो वो कितने मीटर्स के इक्वल होगा? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल, हम इस अमाउंट को, जितना भी मीटर हमें गिवन है 1000 को, मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से। ऐसा ही है ना, जब हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000। तो क्या होगा? 2000 मीटर। यानी कि 2 किलोमीटर किसके इक्वल हुआ? 2000 मीटर के। तो मतलब कि जब हम यहाँ पे अपनी इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीटर की गिवन अमाउंट से, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यानी हम सिंपल क्या करेंगे, 2.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, ठीक है। तो जब 2.2 मल्टीप्लाई होगा 40 से तो क्या आंसर आएगा? अब यहाँ पे हम करते हैं अपनी कैलकुलेशन कि 2.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, ठीक है। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल 88। So 88 pounds is your required answer। यानी अगर यूजर का वेट 40 kg है तो वो पाउंड्स में कितना होगा? 88 पाउंड्स। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इस तरह अगर आपको चीज याद ना रहे, इतना याद है कि 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड्स, तो आप किलोमीटर से कर लिया करें कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, तो 2 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा? जाहिर सी बात है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इसमें भी यही है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, मेरे पास आंसर गया। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला ये बनेगा कि हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि पाउंड्स में आंसर बताना है। तो 1 पाउंड किसके इक्वल होगा? अगर हमें पाउंड्स लिखना है तो हम किसके इक्वल करेंगे? इसको हम इक्वल कर देंगे कि हम फॉर्मूला डालेंगे कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.2, यानी पाउंड्स की जो भी वैल्यू है 2.2 मल्टीप्लाई बाय केजी, यानी यूजर जो भी केजी में वेट एंटर करेगा वो, आगे सेमीकोलन डालें, वो आगे हम नीचे पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी केजी में यूजर वेट एंटर करेगा, यानी जो भी वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दें 2.2 से तो हमारे पास पाउंड आ जाएगा। अब यहाँ पे 50 होता, तब भी करना तो यही है, 2.2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। 50 को भी 60 होता, तब भी करना यही है, 2.2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब कि जो भी वेट हो, जो भी यूजर एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.2 से तो हमारे पास पाउंड्स में आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। ओके, ये है हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने क्या करना है, केजी को कन्वर्ट करना है पाउंड्स में। अब हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो नोयो वॉइड में, ये सब कुछ तो आपको पता है कि हम लिखते लिखते हैं। आगे आ जाते हैं बॉडी में। अब ये मेन बॉडी आ गई है, यहाँ से यहाँ तक क्लोज हुई है, उसके बीच में हमने डालना है। अब सबसे पहले उसने फ्लोट लिया। फ्लोट क्यों लिया, इंटीजर क्यों नहीं लिया? वाई फ्लोट नॉट इंटीजर? क्योंकि केजी किसी में भी हो सकता है यूजर का वेट हो 40.27 समथिंग, 27 वेट हो सकता है, और इसका जो आंसर पाउंड्स में आएगा वो भी पॉइंट्स में आ सकता है। तो इसलिए हम इसमें फ्लोट लेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर आ सकता है। फ्लोट किस लिए होता है? डेसिमल्स के लिए, कि अगर आंसर डेसिमल में हो तो इसलिए हम फ्लोट लेते हैं। तो इसलिए हमने फ्लोट लिया, और नंबर 1 उसने क्या लिया, केजीज, और दूसरा लिया एलबीएस। एलबीएस जो होता है वो डिनोट करता है पाउंड्स को। अगर आपने ये नहीं लेना तो ये ना लें, आप सिंपल पाउंड्स लिख लें या पी लिख लें, पूरा पाउंड्स भी लिख सकते हैं या पी लिख लें, यानी आपकी मर्जी है। लेकिन वही बात है कि जो ऊपर लोगे वो ही अंदर भी, मतलब हर जगह लेना पड़ेगा। अगर इन्होंने एलबीएस लिया तो देखिए हर जगह एलबीएस, यहाँ पे भी एलबीएस यूज हुआ है, और मतलब कि जहां जहां आपको देना पड़ेगा एलबीएस ही देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एलबीएस दिया हुआ है, तो यानी कि जो ऊपर दोगे वही दोगे नीचे भी, ठीक है। पी दे रहे हो तो पी दे दो। यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने एलबीएस लिया हुआ तो हम एलबीएस से चलते हैं, ठीक है। फ्लोट केजी हो गया, एलबीएस हो गया। अब आगे उसने फर्स्ट कमेंट क्या दिया कि प्रिंट एफ, न्यू लाइन पे प्रिंट करवा दो इंटर अ वेट इन किलोग्राम्स, एंड ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है 0 टू क्विट। इसका क्या मतलब है कि वेट अपना एंटर करो केजीज में, ठीक है। केजी में आपका जो भी वेट है यूजर एंटर करेगा, और आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर क्विट करना है तो सिंपल 0 प्रेस कर दो, इधर 0 प्रेस कर दो। तो अगर यूजर 0 प्रेस करेगा तो क्विट हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने प्रोग्राम में ऐसी चीज डाली भी है, आगे आगे देखते हैं।
तो अब ये प्रिंट एफ कमांड दे दिया, इंटर करवा रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं केजी की, तो हमें स्कैन एफ भी लगाना है। तो स्कैन एफ में हमने लिख दिया परसेंट साइन एफ डबल कोर्स में, और आगे हमने लिख दिया परसेंट साइन केजी एस। परसेंट साइन आपको फिर से बता दूं एंड को कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि यूजर जो भी इंटर करेगा वो केजी में स्टोर हो जाएगा, केजीएस में स्टोर हो जाएगा जो भी यूजर वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने 60 वैल्यू एंटर की है तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और पॉइंट में होगी क्योंकि फ्लोट है तो वो 0.00 समथिंग ले लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे उसने लगाया वाइल लूप। अब यहाँ वाइल लूप का क्या काम है? वाइल लूप और साथ कंडीशन दे दी कि केजीएस एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। हमने पढ़ा था ना ये किस लिए यूज होता है, हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे। तो लॉजिक गेट्स में ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है किस लिए यूज होता है? नॉट के लिए, नॉट गेट, नॉट गेट के लिए। तो इसका मतलब ही नॉट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में? नॉट। तो से नॉट इक्वल टू 0, यानी केजी एस जो है वो जब तक नॉट इक्वल टू 0 है, यानी उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तब तक ये चलता रहे। अगर वो 0 होती जाएगी तो वो लूप से बाहर चला जाएगा, और इन ब्रैकेट्स के बाहर आने वाली चीज यानी ये कमांड प्रिंट एफ कमांड गुड बाय, इसको प्रिंट करवा देगा। समझ आई बात की? यानी जब तक ये कंडीशन जाहिर सी बात है ट्रू रहेगी तब तक ये प्रोग्राम चलेगा ना, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये बाहर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है केजी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी तब तक ये प्रोग्राम चलाते रहो, ठीक है। जब तक यूजर मतलब कुछ और 0 नहीं एंटर करता, 1 2 3 4 कुछ और एंटर करता है, तो तब तक क्या होगा, ये प्रोग्राम चलता मतलब वाइल लूप चलता रहेगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखें, वाइल लूप के अंदर इसने फॉर्मूला दे दिया। क्या दे दिया? एल बी एस इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय केजी। जैसे मैंने आपको बताया था ना यहाँ ऊपर, कि मैंने आपको ये बताया था ना कि एल बी एस लिया हमने, पाउंड्स लिया था, ये पाउंड्स इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय केजी। तो उसने यहाँ पे ये किया 2.2 मल्टीप्लाई बाय केजी, ठीक है। मतलब सिंपल जो भी केजी की वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको मल्टीप्लाई करवाना, डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। सॉरी, इसलिए यूज था मल्टीप्लाई के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसने ये लगा दिया, और 2.2 एस डायरेक्ट यानी मल्टीप्लाई केजी एस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे फॉर्मूला भी वाइल लूप के अंदर दे दिया और आगे प्रिंट एफ कमांड लगा दिया। प्रिंट एफ कमांड में उसने क्या दिया है डबल कोट्स के अंदर, परसेंटेज। अब ये 6.2 को छोड़ दें, ठीक है, ये कोई वैल्यूज नहीं दी जाती साथ में, इन्होंने दिए होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, ये भी और ये भी, इसको छोड़ दें, इसके बाहर भी प्रोग्राम चलता है, ठीक है। अब क्या होगा, परसेंटेज साइन एफ किलोग्राम्स इक्वल टू परसेंटेज साइन, ये परसेंट साइन है यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ब्लर हुआ है, इसकी वजह से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये परसेंट साइन एफ है यानी यहाँ पे, और फिर किलोग्राम्स इक्वल टू परसेंट साइन एफ पाउंड्स, ठीक है। और फिर आगे उसने न्यू लाइन लगा दी, और आगे देखें डबल कोट्स के बाद उसने क्या लिखा, केजीज और एलबीएस। अब एलबीएस किस लिए था? पाउंड्स के लिए, और केजीज किस लिए था? किलोग्राम्स के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पे जो भी होगा वो फर्स्ट वाले परसेंटेज साइन एफ या डी के लिए होता है, तो डी तो नहीं है यहाँ पे, एफ है ना परसेंटेज साइन एफ। तो फर्स्ट परसेंटेज साइन एफ में किसकी वैल्यू आएगी? केजी की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यूजर ने 60 केजी एंटर किया तो यहाँ पे आएगा 60.00, यहाँ पे आ जाएगा, और 7 किलोग्राम्स लिखा होगा, 60.00 किलोग्राम्स पूरा ये लिखा होगा, किलोग्राम्स लिख नहीं रही, ठीक है, लिखा हुआ होगा। आगे इक्वल टू का साइन आ गया, फिर परसेंटेज साइन एफ। अब ये जो सेकंड वाला परसेंटेज साइन एफ है ये किसका है? एलबीएस, सेकंड एलबीएस का, यानी पाउंड्स का। तो यहाँ पे 7 पाउंड्स आ गए, ये हो गया। आगे उसने एक और कमांड लगा दी, प्रिंट एफ, सेम वही कमांड जो हमने बाहर दी थी लूप के, वही लूप के अंदर दे दिया कि इंटर अ वेट इन किलोग्राम्स एंड 0 टू क्विट, ये हो गया। और स्कैन एफ में उसने अगेन वही सेम चीज डाल दी। अब ये ऐसा क्यों किया है इसने, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, वाइल लूप के बाहर फिर उसने लगा दिया प्रिंट एफ गुड बाय एंड ऑल। अब हम चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन की तरफ, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में आपको समझ आएगी चीज हम कैसे कर रहे हैं। ओके, ये हमारा प्रोग्राम आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑनलाइन जीडीपी जो है, आप ऑनलाइन इसमें आप प्रैक्टिस कर सकती हैं इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले ये तो सारा सेम आपको पता है। अब यहाँ पे अगेन फ्लोट केजीबीएस ये सब कुछ आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया, पहले मेन चीज आपको बताने वाली है कि यहाँ पे भी हमने कमांड दी और यहाँ पे भी हमने कमांड दी, क्यों किया हमने। अब सबसे पहले हम एक कमांड देंगे, ठीक है। जब हम एक कमांड देंगे तो पहले तो यूजर अपना कोई ना कोई चीज एंटर करेगा, यानी अपना वेट एंटर करेगा, इंटर वेट, तो वेट एंटर करेगा केजी में। फिर उसके बाद वो वाइल लूप में जाएगा और वाइल लूप में जाके चेक करेगा कि क्या वो वेट जो है जो भी यूजर एंटर करेगा वो नॉट इक्वल टू 0 है या फिर वो 0 है।
वो चेक करेगा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये प्रोग्राम रन होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो अंदर है व्हाइल लूप की बॉडी में जो भी है वो रन हो जाएगा। अगर तो वो 0 के इक्वल होगा, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर वो 0 के इक्वल है तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा और ये वाली लाइन यानी इस लूप से बाहर वाली लाइन जो है ये रन होगी। ठीक है, तो अब मैं पहले इसको रन करती हूँ ताकि आपको समझ आए। अब मैंने इसको रन किया, अब देखिए वो मेरे साथ सेम मेरे पास वही चीज पूछ रहा है जो मैंने ऊपर टाइप की थी, एंटर अ वेट इन किलोग्राम्स प्रेस 0 टू क्विट। अब सबसे पहले मैं 8 वेट एंटर करूंगी अपना, जितना भी वेट है। लेट्स सपोज मैंने 30 एंटर कर दिया, ठीक है 30 है नहीं लेकिन बस एंटर कर दिया। अब एंटर मैं एंटर दबाती हूँ, अब देखिए आगे क्या है। अब क्या हुआ है, मैंने अपना वेट एंटर किया 30। अब उसने चेक किया वाइल लूप में जाके, उसने चेक किया कि क्या KGS नॉट इक्वल टू 0 है। बिल्कुल है, मतलब वो नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है ना, 0 से बड़ी अमाउंट है, कोई और अमाउंट है। तो क्या होगा, ये चीज रन होगी, ये चीज रन होगी। अब क्या हुआ, वो रन हुई, किस तरह से रन हुई कि प्रिंट एफ उसने करवा दिया। अच्छा, अब इसमें एक और मिस्टेक क्या है, अब देखिए उसे रन करवाया, ठीक है उसे रन करवाया, यहाँ पे जो भी केजीएस वाले फर्स्ट अमाउंट थी, केजीएस मैंने कितना एंटर किया 30, तो उसने 30.00 ले लिया। 00 क्यों लिया, 0.00 क्यों लिया, क्योंकि मैंने फ्लोट लगाया हुआ है। फ्लोट में डेसिमल वो काउंट करता है, और डेसिमल के आगे जितने भी जीरो, किलोग्राम्स हो गया, और आगे पाउंड्स के लिए भी उसने 000 डाल दिया। क्यों डाला है, बिकॉज मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं दिया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया ही नहीं है उसको, इसलिए उसने 00 डाल दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला। अब देखिए दोबारा पूछ रहे हैं, एंटर अ वेट इन किलोग्राम्स। क्यों पूछ रहे हैं दोबारा, क्योंकि हमने ये लूप लगाया हुआ है ना, हमने क्या कहा था कि वाइल लूप की जो आइट्रेशन होती हैं वो तब तक चलती रहती हैं जब तक कंडीशन ट्रू है। तो क्योंकि कंडीशन ट्रू है अभी तक, ट्रू रही है ना, मतलब कि हमारा 30 वेट था, तो पूरा उसने चलाया, यहाँ तक चलाया और दोबारा पूछने लग पड़ा, यानी ये चीज चलने लग पड़ी है, एंटर अ वेट। अब ये वाले कमांड चली है यहाँ पे, ये वाली जो कमांड है वो ये वाली है, ठीक है। अब वो दोबारा पूछो, अब मैं यहाँ पे जो भी एंटर करूंगी, लेट्स सपोज मैंने 60 एंटर किया 60 एंटर किया, दोबारा वो चला है, ठीक है, दोबारा वो चला, उसने फिर से 60 पॉइंट ये समथिंग उठाया और 0.00 किया, क्योंकि हमने फॉर्मूला नहीं दिया था इसलिए वो 0.0 ले रहा है। अब फिर पूछ रहा है, क्योंकि लूप चली जा रहा है, तो फिर पूछ रहा है एंटर वेट। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं 0 नहीं, अब मैं यहाँ पे 0 डालती हूँ, ठीक है मैंने यहाँ पे 0 डाला। अब मैं एंटर करती हूँ, देखें गुड बाय। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि ये 0 हम आता जाए, जैसे ही 0 आता है, अब कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना कि अब KGS की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है, यानी नॉट इक्वल टू 0 नहीं रही है, कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो क्या होगा, वो इस पूरे को छोड़कर बाहर चला जाएगा, जो कमांड थी गुड बाय की, तो वो चलने लग पड़ी। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारा LBS इक्वल टू 2.2 एस्टेरिस्क मतलब मल्टीप्लाई बाय KGS, और आगे सेमीकोलन डालते होते हैं, ठीक है। रन किया, अब देखते हैं एंटर अ वेट इन किलोग्राम, मैंने 50 एंटर किया अब देखें एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे इससे गलती से बाय मिस्टेक क्या हुआ है, मैंने जो है ना इंटर वेट के आगे मैंने गलती से वो डाल दिया, स्लैश डाल दिया। मैं इसको स्टॉप करती हूँ, मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, ठीक है। अब मैं सही से लिखती हूँ, 50 लिखती हूँ, ठीक है 50 लिखा, एंटर किया। अब देखिए चला है। अब उसने क्या किया है कि पहले उसने ये पूछा इंटर वेट इन किलोग्राम्स, तो मैंने इंटर किया 50, ठीक है। अब वो वाइल लूप में आया, उसने चेक किया कि क्या मेरा जो 50 अमाउंट है वो KGS, यानी जो भी अमाउंट थी KGS की कितनी अमाउंट थी 50, तो 50 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसने कहा कि हाँ ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 50 इक्वल टू 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, 50 है ना। तो क्या होगा, वो अंदर आया और उसने देखा अच्छा ये फॉर्मूला है LBS का, तो LBS मतलब इक्वल टू हमें जो भी उसने अमाउंट एंटर की, यानी 50 एंटर की, तो 50 मल्टीप्लाई करवा दो 2.2 के साथ। अब वो 50 को जब मल्टीप्लाई करेगा 2.2 के साथ, तो मेरे पास पाउंड आ जाएगा, तो वो मुझे यहाँ पे लिख के आंसर दे देगा कि पहले उसने क्या किया, परसेंट साइन F की जगह लिखा 50.000, जो मैंने उसको अमाउंट दी हुई थी वो किलोग्राम्स, आगे सेम टू सेम वैसे ही, फिर इक्वल टू वैसे ही, और पाउंड्स में उसका आंसर निकाल के जो भी उसने मल्टीप्लाई किया उसका आंसर ये बना, और आगे पाउंड्स में उसने मुझे दे दिया। पॉइंट वाला क्यों दिया है, क्योंकि हम फ्लोट में ले रहे हैं। आगे सेम क्या हुआ कि इंटर वेट इन किलोग्राम हमने दिया हुआ था, इसलिए वो दोबारा ले रहे हैं। अब एक और चीज यहाँ बताने वाली आपको क्या है, कि अगर मैं ये कमांड हटा दूं, तो यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना इंटर वेट इन किलोग्राम्स, तो वो बार बार यही चीज करेगा या नहीं करेगा। कुछ बच्चों को समझ आ जाएगी, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी, मैं हटा के बताती हूँ, ठीक है। लेट मी स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है, और मैं यहाँ से ये वाली लाइन हटा रही हूँ और मैं रन करती हूँ।
ये देखिए, उसने मुझे सिंपल कह दिया गुड बाय, मतलब क्या गुड बाय, क्यों कहा है? क्योंकि मैंने तो ऊपर कोई कमांड ही नहीं दी वाइल लूप से पहले, तो उसने वाइल लूप को भी सारा निगलेक्ट करके डायरेक्ट मुझे प्रिंट करके दे दिया गुड बाय। क्योंकि यहाँ पे उसने कंडीशन क्या दी हुई है कि केजीएस इज नॉट इक्वल टू 0। हमने तो केजीएस की वैल्यू दी ही नहीं है उसको, ना किसी ने पूछा ना हमने दी है। तो उस वो इस कंडीशन का क्या करेगा, इस कंडीशन को नहीं पढ़ेगा, इस कंडीशन को नहीं पढ़ेगा मतलब इस लूप को नहीं पढ़ेगा, और अगर लूप को नहीं पढ़ेगा तो लूप से बाहर आके जो भी कमांड दी हुई होगी उसको वो वहां पे जाके कैच कर लेगा और वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप पे कंट्रोल जी करती हूँ ताकि वो वापस आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज चलती होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये कमांड देनी मतलब कि जरूरी थी। ठीक है, जब ये कमांड देंगे तो ये लूप रन होगा। आगे वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, यहाँ तक आपको होप से समझ आ गई होगी। यहाँ पे उसने रन करके बता दी कि इंटर अ वेट इन किलोग्राम 0 टू क्विट। यूजर 0 एंटर करेगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और क्योंकि यूजर ने 34 एंटर किया तो ये चला, फिर यूजर ने 22 एंटर किया तो ये चला। ठीक है, फिर यूजर ने जब 0 एंटर किया तो उसने गुड बाय कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रोग्राम नंबर 9। अब प्रोग्राम नंबर 9 में क्या करना है आपको यह पता होना चाहिए। प्रोग्राम नंबर 9 कहता है कि प्रिंट्स ASCII टेबल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ASCII टेबल क्या होता है। इन ए उसने नीचे लिखा हुआ है, in ASCII table each of the numbers from 0 to 25 represent a separate character। यानी कि 0 to 55 जो होते हैं नंबर्स वो सारे एक सेपरेट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें वो लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ आएगा, यानी हर नंबर को लिखिएगा, 1 लिखेगा, 1 के आगे कोई ना कोई करेक्टर डाल देगा, 2 के आगे कोई ना कोई करेक्टर डाल देगा। तो ये लिखने के लिए अब आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मूला टाइप है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 0 से 255 तक चलता है, मतलब 0 का भी कोई ना कोई करेक्टर होगा, हो सकता है उसका एक्सक्लेमेटिव मार्क तो इस तरह से लिख देगा। फिर 1 का भी कुछ ना कुछ होता है, हो सकता है उसका परसेंट साइन हो तो वो भी लिख सकता है। फिर अगर 2 है तो 2 का भी कोई ना कोई यूरो साइन हो गया है, कुछ इस तरह के साइंस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम, ASCII टेबल, ASCII बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसका टेबल हमें पूरा बना के दिखाना है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ऊपर से वो सेम वही है, स्टैक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कुनियो डॉट एच और वाइड मेन। ये पेपर में नहीं आता है, आपको पहले बता दूं, क्योंकि ऐसी बात है, ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे ही है। तो बस याद कर लें, आ गई तो आ गई, वरना नहीं आती होती। ठीक है, फिर अब उसने क्या लिया, एक नंबर ले लिया, इंटर नंबर एन, प्रिंट एफ करवा दो न्यू लाइन। उसने वैसे दे दिया न्यू लाइन, ना भी दो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब उसने नंबर ले लिया 32। ठीक है, उसने नंबर ले लिया 32 और वाइल लूप से कर रहा है, क्योंकि वाइल लूप के प्रोग्राम ऊपर नहीं मेंशन कि वाइल लूप से करो, तो आपकी मर्जी होती है, आप वाइल लूप से करो जैसे भी करो, क्योंकि हम वाइल लूप के सेक्शन में पढ़ रहे हैं तो इसलिए बोला वाइल लूप से कर रहा है। अब उसने पहले दे दिया n इज इक्वल टू 32। अब वो बोल रहा है वाइल n इज लेस देन एन इक्वल टू 255, यानी जब तक जो है 255 के इक्वल है या उससे छोटी है तब तक ये जो लूप है चलता रहे। अब वो अंदर आया, उसने क्या लिखा कि फाइंड, अब ये डी नहीं लगाते होते, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, और आगे इसने क्या लिखा, परसेंटेज साइन डी लिखा, यानी परसेंटेज साइन डी जो भी इंटीजर है उसको इक्वल कर दो किसी भी स्पेशल करेक्टर के। परसेंटेज साइन सी किस लिए होता है, करेक्टर के लिए यूज होता है, हमने पढ़ा था ना, परसेंटेज साइन सी करेक्टर का होता है, परसेंटेज साइन डी इंटीजर का होता है, परसेंटेज साइन एफ फ्लोट का होता है। तो ये वही चीज में बात कर रहे हैं। ठीक है, सी जो होता है वो करेक्टर का होता है, वो कहते हैं इसको इक्वल कर दो किसी भी करेक्टर के, और आगे उसने बैक स्लैश टी लगा दिया। बैक स्लैश टी किस लिए होता है, स्पेसेस के लिए। कितनी स्पेसेस देते हैं आपको याद है, ये 8 स्पेसेस के लिए यूज होता है, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 8 स्पेसेस के लिए यूज होता है। ठीक हो गया, तो ये ना भी लगाओ तो ठीक है, लेकिन लगा दो, क्योंकि हमने इसलिए लगानी है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जा रहा है, 255 तक करेक्टर्स हमने प्रिंट करवाने हैं, तो इसलिए बेटर है कि उसमें स्पेस है। अगर हमें स्पेस नहीं देंगे तो वो जोड़ जोड़ के लिख देगा। जैसे अब ये है ना कि 1 से तो नहीं, 32 से वो स्टार्ट कर रहा है, तो मर्जी होती है, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 32 से अगर वो स्टार्ट करे, लिखेगा 32 इक्वल टू जो भी करेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल परसेंट साइन डी, तो उसी के साथ वो लिख देगा 32 के बाद 33 इक्वल टू एक्सक्लेमेशन। तो ये जो है ये बहुत गंदा लगेगा ना, मतलब अच्छा फॉर्मेट नहीं लगेगा। तो फॉर्मेट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक स्लैश टी का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से उसको 8 स्पेसेस मिल जाएंगी।
और वो स्पेसेस में लिखा जाएगा। ठीक हो गया। प्रिंट एफ कमांड पे ये दे दिया और आगे एन एन लगा दिया, यानी यहाँ पे भी एन की वैल्यू आए और सी वो खुद ही करेक्टर उठा लेगा, उसका एन का जो करेक्टर होगा वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये प्रोग्रामिंग में जो है प्रोग्राम पहले का ऐसा बना हुआ है कि आप जहाँ पे परसेंट साइन सी डालोगे और आगे इंटीजर का जो है वेरिएबल डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा उसको, मतलब उसका जो करेक्टर है ना जो पहले से प्रोग्राम में बनाया हुआ है तो वो उठा लेगा। ठीक है, और आगे उसने कह दिया एन इक्वल टू एन प्लस वन, जैसे हम एन प्लस प्लस कर रहे होते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, एन प्लस प्लस लिख दो तो भी ठीक है, एन इक्वल टू एन प्लस वन लिख दो वो भी ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इसमें एक एडिशन होती रहे, एन में ऐड होगा ये बन जाएगा 33, वो फिर सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को कि 33 जो है लेस या इक्वल है 255 के, तो इक्वल नहीं है, छोटा तो है, लेस है, तो क्या होगा दोबारा रन होगा, ये पूरी स्टेटमेंट चलेगी और इस तरह से चलता रहेगा। तो मेन चीज इसमें याद करने वाली क्या है कि परसेंटेज साइन डी इक्वल टू परसेंटेज साइन सी करना है। ठीक है, ये रट लो, फिर परसेंट साइन सी करना, जब भी एस सी एल एल का जो भी टेबल हमें बनाना होगा तो इस तरह से बनता होता है। आगे आपने टैब्स देनी ही देनी है, ये भी जरूरी है, और आगे एन एन ही डालना है, यानी इसके लिए कोई स्पेशल आपको सेपरेट जो है डाटा टाइप या सेपरेट वेरिएबल नहीं लेना, वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम जो होता है वो खुद ही उठा लेता होता है, जो भी करेक्टर होता है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली इस तरह से बना देगा। ओके, इजी था, बिल्कुल इजी था। अब इसको अगर मैं कहूँ कि चेंज इट इनटू द फोर लूप, तब आप क्या करोगे? अगर आपको हो सकता है ना कि पेपर में भी आ जाए कि इसको फोर लूप में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं जल्दी से बता देती हूँ, पूरा नहीं प्रोग्राम बताऊंगी लेकिन मैं यहाँ से बताऊंगी कि मतलब आपने इंटीजर ले लिया एन, उसके बाद क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल फोर लूप से करना है, फोर आपने लगाया, आप जाहिर सी बात है हमें इनिशियलाइज भी करना है, तो इनिशियलाइजेशन में इंट एन तो आपने ऊपर लिया हुआ है, इंट एन लिया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे एन को आइडेंटिफाई करेंगे, हम लिखेंगे एन इक्वल टू 32, अगर सेमी कॉलन आता ही आता है, उसके बाद हमने ये वाली कंडीशन दे दी है जो यहाँ पे हमने टेस्ट कंडीशन लगाई हुई है, यहाँ पे भी हम दे देंगे एन इज लेस देन लेस देन इक्वल टू 255, ये आगे आगे हमारा सेमी कॉलन आ गया, और फिर इसके बाद हमने क्या देना है, ये वाली कमांड, या तो सेम लिख दो एन इक्वल टू एन प्लस वन, या फिर मैंने आपको बताया कि एन प्लस प्लस भी लिख दो तो भी चलेगा, तो ये फोर लूप बन जाएगा, यानी ये कन्वर्ट हो गया फोर लूप में। कितना ईजी है, यानी अगर आपको याद है ना कि इसको सिंपल कन्वर्ट कर दो फोर लूप में, तो फोर लूप में कन्वर्ट कर देना, और एक और चीज में क्या करनी है, नीचे आओ, नीचे आओ, सेम वही जो ब्रेसेस है वो डालो, और ये जो कमांड लिखी हुई है ना प्रिंट एफ परसेंटेज साइन डी इक्वल टू परसेंटेज साइन सी, और आगे बैक स्लैश टी डाल दो, और इसके इन जो ब्रैकेट्स डाली हैं उनके बाहर आके कोमा एन, और आगे बाहर आना है, और फिर सेमीकोलन डाल के एंटर करो। ये जो है ना, ये अब जो बना है ये बना है आपका फोर लूप। ठीक है, मतलब कि वाइल को आप फोर लूप के थ्रू भी कर सकते हो, फोर को वाइल कर सकते हो, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, मतलब सेम वही चीज है, ये भी वही काम करेगा जो ये कर रहा है, और ये भी वही काम करेगा जो ये कर रहा है। इजी, ओके, आगे चलते हैं। ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा, होप सो। ये इसमें वही एक्सप्लेन की हुई है चीजें, अब ये देखें बता रहा है कि टैब जो है बैक स्लैश टैब है किस लिए यूज होता है, 8 स्पेसेस देने के लिए स्टार्ट होता है, और ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रोग्राम नंबर 10। अब प्रोग्राम नंबर 10 भी बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन हम देखते हैं इसमें करना क्या है। द प्रोग्राम प्रिंट्स ऑल द अपर केस लेटर ऑन अ सिंगल लाइन यूजिंग व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप का यूज करके वो अपर केस लेटर्स को सिंगल लाइन में लिखेगा, और उसने ये भी बता दिया कि ये ASCII कोड में लिखेगा, और कोड्स क्या है उसके, कि अपर केस लेटर जो है वो स्टार्ट होते हैं 65 टू 90 की रेंज में, 65 टू 90 की रेंज तक वो चलते हैं। ठीक है, तो अब वो बोलेगा कि अपर केस लेटर्स कौन कौन से हैं, ए हो गया, बी हो गया, कैपिटल सी, कैपिटल डी, तो ये सारे प्रिंट होंगे, लेकिन क्या है 65 टू 90 की रेंज में ये लाए करते हैं। ठीक है, और ये सिंगल लाइन पे हमें प्रिंट करवाने हैं, और हमें मतलब किस तरह प्रिंट, ABCDEFG ये सारा कुछ Z तक प्रिंट करवाना है एक ही लाइन में। तो अब क्या है कि मतलब इसका कहने का मकसद क्या है कि ये 65 टू 90 जा रहा है, तो 65 से स्टार्ट होगा, यानी 65 की ASCII कोड में वैल्यू क्या है, कैपिटल A, 66 की वैल्यू क्या है, कैपिटल बी, 67 की वैल्यू क्या है, कैपिटल सी, तो इस तरह से ये ऑनवर्ड चलता जा रहा है, और जो 90 है उसकी वैल्यू क्या है, जेड।
ठीक है। तो इस तरह से हमें चलाना है। अब मतलब कि हमारी वैल्यू 65 फर्स्ट है, तो हम उधर से स्टार्ट करेंगे, यानी हैशटैग इंक्लूड ये सब कुछ दे दिया। उसके बाद जब बॉडी में आए इंट एन, जैसे हम पहले कर रहे थे वही, हमने एक वेरिएबल लेना है सिर्फ एन, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप का हुआ। आगे printf कमांड दे दिया है, दो ना दो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे n इक्वल टू 65 क्यों स्टार्ट ले लिया, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 65 से ही रेंज स्टार्ट हो रही है। 65 आगे उसने वाइल लगा दिया। अब वाइल में उसने क्या लगाया कि जब तक n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 90 होती है तब तक ये लूप चलता रहे। अब 90 से जो 65 है वो 90 से छोटा है या इक्वल है, तो लेस तो है ना, इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है, तो क्या होगा, ये लूप चलेगा। लूप पे उसने क्या लगा दिया, प्रिंट एफ कमांड, उसने सिंपल परसेंटेज साइन सी लगा दिया। यानी पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले उसने कहा था कि परसेंटेज साइन डी इक्वल टू परसेंटेज साइन सी है, ठीक है। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है कि परसेंटेज साइन डी हम ले रहे थे जो भी करेक्टर था, जैसे 1 था तो पहले हमने 32 लिया था, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे थे, 32 से स्टार्ट कर, 32 का जो भी उसने था, फॉर एग्जांपल एस्टेरिक्स था, उसने वो इस तरह से बना दिया। फिर टैब देके 33 का जो भी था, जो भी था प्लस था या माइनस था जो भी था वो लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इस तरह से नहीं ले रहे, इस केस में सिंपल सिर्फ ये चीज आ सकती है। लेकिन अब इस केस में ये चीजें नहीं है, ये तो स्पेशल कैरेक्टर थे ना, तो ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं है लेकिन अल्फाबेट्स हैं। कौन से अल्फाबेट्स, अपर केस अल्फाबेट्स, अपर केस लेटर्स, ए बी सी डी, ये सब। ओके, यहाँ तक क्लियर हुई है बात के मतलब कि इन दोनों में डिफर क्या है। यानी आप इस तरह से भी दे सकते हो, परसेंट साइन डी परसेंट साइन सी को इक्वल करके, तो उसमें भी आएगा, लेकिन उसमें आएगा कैसे ये आपको पता होना चाहिए। उसमें कैसे आएगा, जब आप परसेंट साइन डी इक्वल टू परसेंट साइन सी यहाँ पे लिखोगे इसकी जगह पे, तो आपके पास पता है क्या आएगा, आपके पास आएगा कि अगर 65 से स्टार्ट है ना, तो आएगा 65 इक्वल टू कैपिटल ए, इस तरह लिखा हुआ आएगा। जबकि हम इस तरह नहीं चाह रहे, वो बोल रहा है कि सिर्फ क्या करो, अपर केस लेटर्स को सिंगल लाइन पे प्रिंट करवा के दिखाओ वाइल लूप के थ्रू। तो वाइल लूप लगाया इस तरह से, प्रिंट एफ आपने सिंपल परसेंट साइन सी लिखना है और आगे एन ही वेरिएबल यूज होगा, बेशक वो इंटीजर डेटा टाइप है, बेशक वो इंटीजर है, करेक्टर के लिए यूज नहीं हो सकती, लेकिन इस केस में ASCLL एक कोड है, कोडिंग है कि पीछे हुई भी होती है। अगर आप इस तरह लोगे ना तो इसका सिर्फ करेक्टर उठा के आपको दे देगा। फिर आगे n इक्वल टू n प्लस वन, यानी कि एक ना एक का ऐड होगा। 65 पहले ये पूरा चलेगा, फिर ये 66 हो जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, 66 जो है वो लेस या इक्वल है 90 के, तो इक्वल नहीं है लेस है, तो फिर ये चलेगा। इस तरह से सारा लूप चलेगा। जब ये 90 तक पहुंच जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा और आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखें ABCD सारी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं टिल टू Z। क्लियर हुई है बात, कितना इजी था, सेम दोनों सेम है, प्रोग्राम नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफर है तो वो आपको समझना। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डू वाइल स्टेटमेंट। अब डू वाइल स्टेटमेंट क्या होती है इसको हम पढ़ते हैं। The do while statement is used to implement loop structure when it is required to execute the loop at least once. यानी ये तब लूप चलता है जब हमने सिर्फ एक बार ही किसी एटलीस्ट वंस किसी चीज को एक बार एग्जीक्यूट करवाना है, एक से ज्यादा बार नहीं। तो डू वाइल लूप तब यूज होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ द डू वाइल लूप क्या होती है कि डू पहले वो चीज चलेगी वंस, वंस वो चीज चलेगी ही चलेगी, ठीक है। इसमें ये होता है कि चलेगी ही चलेगी, कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि वो नहीं चलेगी। वन टाइम आपकी कंडीशन चलेगी, उसके बाद वाइल लगेगा और उसमें टेस्ट कंडीशन टेस्ट होगी, जो भी कंडीशन दोगे वो टेस्ट होगी। ये इसका पूरा जनरल फॉर्म है। यानी पहले वो डू करेगा, मतलब पहले जो भी यहाँ पे कमांड होगी वो चलाएगा, उसके बाद चेक करेगा क्या वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। The statement while test condition is placed at the end of the loop so that the body of the loop is executed at least once, whether the condition is true or false. कहते हैं कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये वाली कंडीशन टेस्ट कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये एक बार चलेगा ही चलेगा। देयर इज अ सेमी कॉलन आफ्टर द टेस्ट कंडीशन, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन के बाद हमेशा सेमी कॉलन होता है। जबकि वाइल लूप में देखें, वाइल लूप जो नॉर्मल वाइल लूप था ना, उसमें कोई आपका ये सेमी कॉलन नहीं था। किधर गया वाइल लूप, ये देखें कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता। जबकि डू वाइल में जब वाइल के बाद आप टेस्ट कंडीशन देते हो तो वहां पे सेमीकोलन आता ही आता है, अगर नहीं डालोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये हो गया। और आगे फिर वही बात करें कि इफ द बॉडी ऑफ द लूप कंटेन ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट, तो फिर ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 11, the program prints all the lowercase letter of the alphabets using do while loop। अब do while का यूज करके आपने छोटे अल्फाबेट्स छोटी ABC लिखवानी है। अब उसकी रेंज उसने बता दिया 97 to 122 है, ठीक है। और लोअर केस निकालनी यानी छोटा A B C D
और इनको उसने ये नहीं बोला सिंगल लाइन पर करवाना है या जैसे भी करवाना है, ये आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोग्राम पे चलते हैं। उसी तरह का थोड़ा सा बस हमें डिफर करना है। तो डिफर इसमें क्या देखते हैं, सेम यहाँ से यहाँ तक क्या, फिर आगे हमने इंटीजर n ले लिया। ये प्रिंट एफ कमांड देनी है या नहीं देनी, आप पे डिपेंड करता है। आगे अब उसने क्या दे दिया, उसने वैल्यू दे दिया 97 से स्टार्ट हो रही है ना, 97 to 122 जा रही है, तो सबसे छोटा नंबर n इक्वल टू 97 ले लिया। फिर उसने आगे लगाया डू। अब डू मतलब करो ही करो, एक बार तो करो। अब एक बार वो क्या करेगा, प्रिंट एफ ये छोटा सी लिख दिया। अब इसी तरह अगर उसे छोटा सी लिख दिया, वो खुद ही उठा लेगा कि 97 जो है वो मतलब कि परसेंट साइन सी है, यानी मुझे जो भी 97 पे जो भी करेक्टर आता है, सी मतलब कोई भी करेक्टर आता है, वो मुझे उठा के प्रिंट कर देना है। तो ये प्रिंट कर देगा और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा उस चीज में, क्यों 98 हो जाएगा। ठीक है, पहले वो प्रिंट कराएगा 97 पे छोटा ए आता है, ए प्रिंट हो गया। फिर वो जाएगा, नेक्स्ट कमांड क्या है, एंड में एक ऐड करवा दो तो 98 बन जाएगा। अब वो जाएगा कंडीशन पे, वाइल की कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा 98 लेस देन या इक्वल टू 122 है, तो इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है, तो क्या करेगा वो फिर यहाँ से डू पे आएगा और डू वाली कमांड यानी फिर ये चीज चला देगा। फिर ये चीज चलाएगा, देखेगा कि अच्छा 98 है, 98 पे कौन सा करेक्टर रखा हुआ है, बी रखा हुआ है, तो छोटा बी लिख देगा। फिर वो चेक करेगा अच्छा एक इंक्रीमेंट करवाना है तो 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर वाइल पे जाएगा और कंडीशन चेक करेगा 99 लेस या इक्वल है 122 के, इक्वल नहीं है 99 लेकिन लेस तो है, तो फिर वो डू पे जाएगा, फिर से लिखेगा, तो फिर करेक्टर 99 पे क्या पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, तो सी हो गया। इस तरह करते करते ही जाएगा 122 पे, 122 पे कौन सा पड़ा हुआ होगा, छोटा जी पड़ा हुआ होगा, तो इस तरह से लिख देगा। कितना इजी है। और एक और चीज हम पिछले क्वेश्चन की तरह अगर ये चीज करें, मतलब यही रहने दें, और पिछला क्वेश्चन क्या था कि हमारा जो कैपिटल ये तो लोअर है ना, तो अपर केस लेटर जो है उसकी क्या थी, 60 थी ना, जब हम देख लेते हैं एक बार, 65 थी, 65 तो 90 था। तो यहाँ पे अगर हम लिख देना, यहाँ पे हम कर दे 60, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम कर दे सेम यही रहने दे, यहाँ पे 65 लिख दें, ये भी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 90, ये यहाँ 65, यहाँ 90। फिर क्या होगा, फिर भी ये प्रोग्राम चलेगा और सिंपल इसने क्या लिख देना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, लेकिन स्पेसेस के साथ, क्योंकि देखिए स्पेसेस दी नहीं है, तो ये इस तरह से लिखेगा, ए स्पेस दे के बी, स्पेस दे के सी, स्पेस दे के डी, ये लिख देगा। लेकिन जो इसने दी हुई है, यानी जो रेंज इसने दी हुई है 97 to 122, जब हम इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेगा, ए स्पेस दे के बी, स्पेस दे के छोटा सी, स्पेस दे के डी, इस तरह लिखेगा। समझ आ रही है बात, कितना इजी है ये क्वेश्चन। आगे देख लें, देखें छोटा है, छोटा भी, ये सारा जेड तक उसने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, उसने वही एक्सप्लेन कर दिया, तो आपने इसको एक बार पढ़ लेना है। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पहले भी हुआ हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप्स क्या इन दोनों में डिफरेंट होता है, तो ये चीज हमने देखनी है। तो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप आपने इसी तरह से हमेशा, जब भी डिफरेंस आपके पेपर में आता है, तो आपने हमेशा बीच में लाइन लगानी है, और एक साइड पे जो भी आपको चीज दी हुई है वो, दूसरी साइड पे जो भी आपका पेपर है, जो भी सब्जेक्ट है, जब वहां पे डिफरेंस की बात आती है ना, तो आपने इस तरह पॉइंट्स में डिफरेंस लिखने हैं और बीच में लाइन लगा के पेपर के, तो आपने उस तरह से लिखना होता है। अब वाइल डू वाइल को कैसे करेंगे, नंबर 1 क्या है, while loop is pre-tested loop, whereas do while loop is post-tested loop. प्री टेस्टेड लूप और पोस्ट टेस्टेड लूप में क्या फर्क है, हम वो देखते हैं। प्री टेस्टेड लूप होता है कि मतलब कि वो लूप जिसमें पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाए, प्री टेस्टेड मतलब कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाए, प्री मतलब पहले, पोस्ट टेस्टेड मतलब कि पहले वो रन हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, फिर उसको चेक किया जाए, कंडीशन को चेक किया जाए। हम देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने इसमें देखे क्या किया था, डू में क्या होता है कि पहले करो और बाद में जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करो, तो ये क्या हो गया, पोस्ट टेस्टेड, यानी पहले पोस्ट किया और बाद में टेस्ट किया, कंडीशन को टेस्ट किया। जबकि वाइल में क्या होता है, वाइल में सिंपल कंडीशन होती है और आगे जो है प्रोग्राम होता है, यानी पहले प्री टेस्ट मतलब पहले प्री आपने कंडीशन को टेस्ट किया, पहले कंडीशन टेस्ट होती है, बाद में प्रोग्राम रन होता है। ये हो गया। सेकंड है द सिंटेक्स और जनरल फॉर्म ऑफ द लूप, आपने लिख देनी है सिंपल के उसकी जनरल फॉर्म वाइल की क्या होती है, कि वाइल फिर कंडीशन आती है, आगे सेमीकोलन नहीं आता और फिर यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप आ जाती होती है और क्लोज। जबकि इसके सिंटेक्स क्या है डू वाइल का, कि डू पहले प्रोग्राम जो है उसकी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो रन होती हैं, बाद में वाइल लूप लगता है और उसके साथ वाइल के साथ हम क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं और आगे सेमीकोलन भी डालते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, इन वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब कि जो कंट्रोलिंग कंडीशन होती है वो कहाँ आती है, स्टार्ट में आती है, जैसे ये वाला सिंटेक्स है,
स्टार्ट में कंडीशन आती है, कंट्रोलिंग कंडीशन जो भी होती है कंडीशन स्टार्ट में आती है, जबकि इसमें क्या होता है कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप, कंडीशन एंड पे आती है, यानी लूप पहले चलता है और बाद में एंड पे कंडीशन आती है, यहाँ पे स्टार्ट में कंडीशन आती है। यही चीज उसने एक्सप्लेन कर दिया। द आइट्रेशन टू नॉट अकर इफ द कंडीशन एट द फर्स्ट आइट्रेशन अपीयर्स फॉल्स। कहते हैं कि आइट्रेशन जो होती है वो नहीं चलती, आइट्रेशन मतलब लूप का रन होना, तो लूप रन नहीं होता जब कंडीशन जो होती है फर्स्ट आइट्रेशन में ही फॉल्स हो जाती है, यानी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है आइट्रेशन अकर्स एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द फर्स्ट आइट्रेशन, यानी अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स भी होना, ये चीज तो पहले रन हो जाएगी, यानी ये चीज रन होती है बाद में कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है कि फॉल्स है या ट्रू है। तो एटलीस्ट वंस क्या होता है कि कंडीशन रन होती है, आइट्रेट होती है, जबकि इसमें क्या होता है इसमें कंडीशन नहीं रन होती अगर फॉल्स होता है तो यही पॉइंट्स आपने अच्छे से याद कर लेना है। अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपने एज इट इज इसको याद करना है, तो अपनी वर्डिंग में जो आपको समझ आई आप अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में लिख सकते हो। आगे चलते हैं नेस्टेड लूप्स की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? नेस्टेड नाम से ही हमें पता चलता है कि एक नेस्ट की तरह, यानी फॉर एग्जांपल एक स्पैरो है, उसने अपना एक नेस्ट बनाया है, तो नेस्ट कहाँ तक कहता है, एक अपना तिनका रखेगी, फिर उसके ऊपर एक और तिनका रखना, तो ये पूरा नेस्ट होता है। इसमें भी अब ऐसे ही है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या एक के ऊपर एक है, ये हमें चीज समझनी है। यानी लूप्स का एक के ऊपर एक लूप लगना, यानी अगर फोर लूप है, फोर के अंदर मैं वाइल लूप लगा दूं, वाइल के अंदर मैं डू वाइल लगा दूं, तो ये नेस्ट बन जाएगा, लूप्स का नेस्ट, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नेस्टेड लूप्स, ठीक है। इन सी लैंग्वेज इट इज अलाउड टू नेस्ट लूप्स विद इन अनदर लूप, ठीक है, मतलब एक लूप को आप दूसरे लूप के अंदर डाल सकते हो, ये चीज अलाउ होती है सी लैंग्वेज में। नेस्टेड लूप्स कैन बी ऑफ एनी काइंड, ये किसी भी काइंड के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोग्रामर कैन नेस्ट अ फोर लूप इनसाइड अ व्हाइल लूप, यानी व्हाइल लूप के अंदर वो फोर लूप लगा दे, व्हाइल लूप लगाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने लिखा व्हाइल, आगे कंडीशन दी, तो स्टार्ट किया, यहाँ पे उसने लगाया फोर लूप लगा दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, सेमीकोलन लगा के, यहाँ पे टेस्ट कंडीशन दी, यहाँ पे अपना वो दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो इस तरह से भी नेस्टेड हो सकती है। और इनसाइड अ डू व्हाइल लूप, या फिर डू व्हाइल लूप के अंदर वो कोई और लूप लगा सकता है। लूप्स कैन बी मिक्सड इन एनी वे एज रिक्वायर्ड, ठीक है, लूप्स जो होते हैं किसी भी तरीके से जो है मिक्स किए जा सकते हैं, पहले को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, किसी भी तरीके से नेस्ट किए जा सकते हैं। अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम नेस्ट बनाते होते हैं लूप्स का। प्रोग्राम नंबर 14 है, The following program uses nested loop to print the products of numbers as given below, यानी ये पूरा आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, तो इस तरह से वो ना नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके इनके प्रोडक्ट्स को प्रिंट करवाएगा। 1 × 1 = 1, 1 को 2 के साथ किया है, फिर 1 को 3 के साथ किया है, 1 को 4 के साथ, यानी 4 तक चलते आ रहे हैं। क्या है कि 4 तक चलते हैं, 1 to 4, आपने पहले 1 का टेबल 1 to 4 करवाया, फिर 2 का टेबल 1 to 4 करवाया, फिर 3 का टेबल 1 to 4, यानी सिर्फ 1 और 2 और 3 का टेबल करवाना है, 4 तक मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब देखते हैं इसके प्रोग्राम में उसने सबसे पहले क्या किया, यहाँ तक सेम वही चीज, फिर इंटीजर जे, के और प्रोडक्ट ले लिया, यानी एक जे लिया है, एक के लिया और प्रोडक्ट लिया। किस तरह से किया, पहले उसने फोर लूप लगाया, फोर के अंदर एक और फोर लूप लगाया, पहले उसने फोर लूप लिया कि जिसमें उसने जे ले लिया वेरिएबल, दूसरे के लिए के लिया, तो जे जिसमें लिया तो जे पहले उसने किया इक्वल टू 1, और फिर उसने कहा कि जे जब तक लेस या इक्वल है 3 के तब तक ये चीज चलती रहे, एंड देन इंक्रीमेंट करवाएंगे और फिर 1 अंदर आएगा। अब इस केस में क्या होगा, आपने यही चीज समझनी है। अब इसमें क्या हुआ है, एक हमने वेरिएबल ले लिया जे, एक हमने वेरिएबल ले लिया के, और दूसरी साइड पे हमारा जो होगा प्रोडक्ट PROD वो आ जाएगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू वो कहता है जब तक 1 है, फॉर एग्जाम्पल 1 जब तक वो 3 के इक्वल नहीं होती तब तक ये चलता रहे। अब सबसे पहले जे की वैल्यू ले लिया 1, के की देखते हैं। अब आगे उसने लगाया के की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए और के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, यानी जब तक वो इक्वल 4 के है तब तक ये चीज चलती रहे। ये पहली ब्रैकेट लगाई है, ये वाली जो है ये 4 इस वाले 4 के लिए, इस वाले 4 के लिए ये वाली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, इस वाले 4 के लिए ये और ये वाली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या उसने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जे मल्टीप्लाई के, यानी जे की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 1, वो कह रहा है अब जे और के को मल्टीप्लाई करवा के प्रोडक्ट में जो है स्टोर करवा दो, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो आगे प्रिंट एफ करवा दो, क्या न्यू लाइन पे परसेंट साइन डी मल्टीप्लाई परसेंट साइन डी इक्वल टू परसेंट साइन डी, यानी पहले के लिए जे, दूसरे के लिए के और तीसरे के लिए प्रोडक्ट PR.D।
ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब जब ये चीज हो जाएगी फर्स्ट टाइम, अब फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये चीज उसने दी, अच्छा ठीक है ये हो गई, तो अब वो प्रिंट क्या करवाएगा, प्रिंट वाली ये कमांड है, तो प्रिंट में क्या लिखा आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1। ठीक है, आगे फिर वो चीज यहाँ जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ जाएगी, क्योंकि पहले तो अंदर वाली चीज चल रही है ना, अब वो यहाँ जाएगी, इंक्रीमेंट करवाएगा। अब क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट होने के बाद 2, 1 का इंक्रीमेंट हुआ 2 हो गई, ये 1 ही रहा है। ठीक है, फिर अब वो अंदर आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट लेगा। अब प्रोडक्ट जब लिया जाएगा तो फिर ये कमांड चलेगी ना। अब क्या हो गया, अब 2 हो गया, अब न्यू लाइन पे, वो न्यू लाइन दी हुई है ना हमने, इसलिए वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। फिर वो 1 मल्टीप्लाई बाय क्या करवाएगा, साथ क्या है, परसेंट साइन डी के लिए है। तो फिर यहाँ पे क्या हमने, हमारा अब के की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, तो 2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट कैसे आता है, मल्टीप्लाई करके ना, जे और के को, यानी जे और के 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ से क्लियर हो गया, अब 2 हो गई। अब यहाँ तक ये पूरी चीज चली, फिर ऊपर गया यहाँ पे, जब वो यहाँ पे दोबारा गया, इंक्रीमेंट करवाया के के अंदर एक और इंक्रीमेंट करवाया, तो अब के की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3। ठीक है, के की वैल्यू हो गई 3। अब जब के की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, अब देखें, के की वैल्यू 3 हो गई है, जब इंक्रीमेंट हुआ 3 हुआ, वो चेक करेगा 3 जो है, यानी के जो है, के की वैल्यू लेस या इक्वल है 4 के, तो इक्वल नहीं है लेकिन लेस तो है के की वैल्यू, तो क्या होगा, वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, फोर लूप के अंदर आ जाएगा, तो फिर प्रोडक्ट वो लेगा जे और के का, जे की वैल्यू क्या थी 1 और के की क्या 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ 3, तो प्रोडक्ट में 3 स्टोर कर लेगा, और प्रिंट एफ कमांड में क्या आ जाएगा, न्यू लाइन पे जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3, यही है ना। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर इंक्रीमेंट करवाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे के की जगह हो जाएगा जी 4, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये के की जगह पे हो गया 4। अब वो चेक करेगा, अच्छा 4 हो गया, 4 जो है इक्वल तो है ना, लेस नहीं है तो इक्वल तो है, फिर वो चलेगा, 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 4 होता है, तो प्रोडक्ट में 4 स्टोर हो गया। जब वो प्रिंट में गया तो उसने देखा न्यू लाइन पे हमें जाना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, परसेंट साइन डी, जे के लिए 1, जे क्या है 1, के क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके 4, ये हो गया। फिर वो ऊपर जाएगा दोबारा, अब वो के में दोबारा इंक्रीमेंट करवाएगा, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब वो फिर कंडीशन को चेक करेगा, क्या 5 लेस या इक्वल है 4 से, नहीं है इक्वल, तो फिर ये सारी कंडीशन जो है बाहर चली जाएगी। मतलब ये नहीं चलेगी, ये लूप से बाहर आ जाएगा। जब ये लूप से बाहर आएगा तो ये इस लूप पे जाएगा, इस फोर लूप पे चला जाएगा, और देखेगा अच्छा जे में इंक्रीमेंट करवाना है, अब जे में इंक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, 2 हो जाएगी। अब 2 को चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, इक्वल नहीं है, लेस तो है, फिर वो इस फोर लूप में वापस आएगा, अब के की वैल्यू अगेन 1 हो गई है, के की वैल्यू दोबारा 1 हो गई है, 2 मल्टीप्लाई 1, अब वो क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करवाएगा, मैं ये मिटा दूं, ठीक है। अब वो क्या करवाएगा, के की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 2 हो गई, के की वैल्यू 1 हो गई, और वो चेक करेगा 1 जो है लेस देन या इक्वल टू है 4 के, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो है, तो फिर वो इसमें जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय करवा देगा 1 के, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो यहाँ पे लिख देगा, वो नीचे आएगा न्यू लाइन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 लिख देगा, यानी इस तरह से आपका पैटर्न बनता जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 देखें पहला वाला, फिर ये दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर 2 स्टार्ट हो गया, तो ये इस तरह से चलेगा। यानी कि पहली वाला जो फोर लूप लगा वो जे यानी इस फर्स्ट वाले के लिए लगा है, ये जो काम कर रहा है ये वाली चीजें, ये किसके लिए है, जे के लिए है, और ये जो सेकंड वाली है, ये वाली पूरी लाइन, ये किस लिए है, ये के लिए है, और ये वाली जो सारी लाइन है वो किस लिए है, प्रोडक्ट पीआरओडी के लिए। समझ आई, कितना इजी है, बस थोड़ी सी ना आपको मतलब माइंड लगा के बस समझना होता है, यार मैं इस चीज को कैसे करूं। फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लगा दिया और हमें समझ आ गई किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये देखें प्रिंट हो गया 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मतलब ये वाली चीज जो थी ये सारी किस लिए है, जे के है, और ये वाली सारी चीज किस लिए है, ये के की है, ये वाली सारी चीज किसकी है, प्रोडक्ट की है। समझ आ गई बात की, आगे चलते हैं। आगे उसने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि इसको आप इस तरह से करते होते हो। ठीक है, तो जे जो है इनिशियलाइज करते हो, वैल्यू 1 बनाते हो नेस्टेड लूप के लिए, पहला ये आउटर लूप होता है, जो नेस्टेड लूप में जो पहला लूप होता है ना,
ये जो फर्स्ट लूप है आउटर लूप है और ये इनर लूप है। आउटर लूप मतलब ये पहला बड़ा लूप है जो पूरे प्रोग्राम को चलाएगा, और ये इनर लूप है। आगे चलते हैं, आगे प्रोग्राम नंबर 15 देखें। प्रोग्राम नंबर 15 क्या था? प्रोग्राम यूजेस नेस्टेड लूप टू कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीजर। अब ये लूप क्या करेगा? इंटीजर का सम निकलवाएगा, ठीक है, ऐड करवाएगा। फॉर ईच इंटीजर फ्रॉम 1 to n, एन टू मतलब वेयर n इज द वैल्यू दैट यूजर ऑफ द प्रोग्राम इंटर, यूजर जो भी वैल्यू इंटर करे वहां तक क्या हो, सम लिया जाए, ठीक है, 1 से लेके वहां तक सम लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया 3, तो 1 से लेके 3 तक का सम लिया जाए, यानी 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 मतलब कैलकुलेट करके दे दे आंसर। तो ये वाला हमें लूप बनाना है। आगे चलते हैं। थोड़े से ना मतलब आपको समझना पड़ेगा, जो समझना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना एक बार तो बंदा खुद से भी बना लेता होता है, ठीक है। ये चीज एज इट इज। फिर आगे इंटीजर जे के सम और एन ले लिया। अब एन किस लिए इंटीजर है? एन इंटीजर हो गया वेरिएबल, सॉरी, एन वेरिएबल जो है वो हो गया जिसमें हमने यूजर की वैल्यू, यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो वहां पे स्टोर करवानी है एन वेरिएबल के अंदर। सम हो गया कि जो भी हमारी वैल्यूज का सम आएगा, यानी सबका प्रोडक्ट लेके, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, ऐड करके जो भी सम आएगा वो हमने लिख देना है। के किस लिए? एक लूप के लिए है, और जे जो है वो दूसरे लूप के लिए वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से वो ले ली। तो printf कमांड हमने डाली इंटर द अपर लिमिट, यानी जो भी अपर लिमिट है। अपर लिमिट मतलब कि जहां तक आपने एडिशन करवानी है वो वाली लिमिट लिखो, यानी जो भी नंबर है वो लिखो। अब यूजर एंटर करेगा नंबर, तो वो किस में स्टोर होना चाहिए? वो एन में स्टोर होना चाहिए। स्कैन एफ के थ्रू हम स्टोर करवा देंगे एन में, इस तरह से। फिर प्रिंट एफ कमांड लगाई और हमने लगाया न्यू लाइन। एक तो न्यू लाइन पे जाए चीज, टैब दो, 8 टैब्स के बाद इंटीजर लिखा है, फिर डबल टैब, यानी 8 + 8 16। 16 बार जो क्या होगा, सॉरी, 16 बार क्या होगा? 16 बार जो है टैब्स आ जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद सम लिखा है, यानी यूं लिखा आएगा ना, इंटीजर, इंटीजर के बाद 8, 8 + 8 यानी 16 स्पेसेस के बाद यहाँ पे लिखाएगा सम, इस तरह से। इसकी वजह से ये होगा। उसके बाद ये फोर लूप चलेगा। फोर लूप में सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं कि जे इज इक्वल टू 1, यानी जे जो है, जे सॉरी, जे जो है वो इक्वल है 1 के, ठीक है। और कह रहा है वो जब तक यूजर के एंटर की हुई वैल्यूज के इक्वल नहीं हो सकता, जब तब तक चलता रहे, ठीक है। तो अब सम की, हाँ आपको पता है, सम जब भी हम लेते हैं उसको इक्वल टू 0 करना होता है, वो कर लिया। फिर हमने फोर लूप लगाया के इक्वल टू 1 किया, और वो कहता है कि जब तक के की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जे है, यानी ये वाला जे जो है इसके इक्वल जब तक है तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यूजर ने यहाँ पे नंबर जो एंटर किया था, एन की वैल्यू थी 4, ठीक है, हमने 4 ले ली। छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके। अब जे की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। अब वो अंदर आया, सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब वो अंदर आया, के की वैल्यू क्या थी? के की वैल्यू हो गई 1। अब वो कहता है कि के की वैल्यू जब तक छोटी या इक्वल है जे के, तब तक ये प्रोग्राम रन हो। अब के की वैल्यू वो चेक करेगा, के की वैल्यू लेस या इक्वल है जे के? लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना, के भी 1 है और जे भी 1 है, इक्वल होगी दोनों की, तो ये चलेगा। अभी क्या चलेगा? ये क्या करेगा? ये करेगा सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, यानी सम में स्टोर करवा दो 0 प्लस, के की वैल्यू क्या है? 1। 0 + 1 किया, सम की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई ना। अब सम की वैल्यू 1 हो गई है, के की वैल्यू भी 1 है। अब वो यहाँ से दोबारा यहाँ जाएगा, के में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का, तो के की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? 2। के की वैल्यू हो गई 2। अब चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू जे, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जे कितना है? 1 है, तो क्या 1, 1 तो बड़ा, 1 तो छोटा है ना, और जबकि 2 जो है वो उससे बड़ा हो गया, ठीक है। जबकि हम बोल रहे हैं कि के की वैल्यू यानी 2 जो है वो लेस देन या इक्वल टू 1 है, नहीं, ये फॉल्स है ना, कि 2 तो बड़ा है छोटा नहीं है, तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ बाहर आएगा, प्रिंट एफ करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। प्रिंट क्या चीज करवाएगा? वो करवा देगा प्रिंट परसेंट साइन डी, टैब्स देके परसेंट साइन डी, ये 3 को हटा दे, ठीक है। तो जे और सम, यानी जे की वैल्यू क्या है? 1, 1 थोड़े से टैब्स के बाद सम प्रिंट, सम क्या है हमारे पास? 1, मतलब इंटीजर के नीचे लिखा आ जाएगा 1, सम के नीचे लिखा आ जाएगा 1। यहाँ तक हो गया। अब वो फिर यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाएगा, सॉरी, यहाँ से उठ के फिर वो कहाँ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन तो चल गई। अब वो यहाँ आएगा, जे में इंक्रीमेंट करवाया, जे हो गया 2, जे की वैल्यू हो गई 2। अब 2 जो है वो लेस देन 4 है, एन क्या है? एन जो यूजर ने एंटर किया, तो 4 से छोटा है ना,
इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो फिर वो इधर आएगा दोबारा। सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू अगेन जीरो। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होगा कि जब यहाँ से अब जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और सम क्या हो गया, सम फिर से जीरो हो गया। सम जीरो हो गया, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की भी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, के की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, यहाँ पे इसकी वजह से अब के की वैल्यू 1 है, 1 जो है वो लेस या इक्वल है जे से, तो इक्वल तो नहीं है, जे क्या है 2, तो 2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन लेस तो है ना, लेस की वजह से ये चलेगा। अब ये सम चलेगा, तो सम की वैल्यू में, यानी सम की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी, तो 0 में ऐड हो जाएगा 1, 0 में जब ऐड होगा 1 तो कितना हो गया, 1, सिंपल। तो अब सम की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, लेकिन सम की वैल्यू यहाँ प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो तो बैकग्राउंड में चलता है, प्रिंट एफ कमांड तो बाद में दी हुई है ना, तो प्रिंट नहीं करवाया, अभी हमने सिर्फ सम की वैल्यू में ऐड करवा दिया 1। अब वो फिर ऊपर जाएगा के की में, यहाँ से ऊपर यहाँ जाएगा। ठीक है, अब के क्या था 1, के में 1 ऐड करेगा, कितना हो गया 2। अब वो कंडीशन को फिर चेक करेगा कि यार 2 लेस या इक्वल है उसके जे के, तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना 2 उसके, तो क्या होगा, ये दोबारा चलेगा। अब इसकी सम की वैल्यू क्या थी 1, 1 प्लस 2 कराएगा, 1 में 2 प्लस हुआ तो क्या हो गया 3, तो अब सम में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ गया, फिर अब ये 3 आ गया, अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, के में 1 ऐड करवाएगा, के में 1 ऐड हुआ 3 हो गया। अब वो चेक करेगा क्या 3 लेस या इक्वल है जे के, तो ना ना लेस है ना इक्वल है, बड़ा हो गया है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसको ये छोड़ देगा और यहाँ से बाहर प्रिंट कमांड में आ जाएगा। प्रिंट कमांड में, अगर प्रिंट कमांड उसे क्या कहती है कि इतने टैब्स दो न्यू लाइन पे, न्यू लाइन पे आओ, ये वाली हमारी प्रिंट कमांड चल रही है। ठीक है, ये कंसोल पे, ठीक है, वो न्यू लाइन पे आएगा, यहाँ पे टैब देने के बाद वो परसेंट साइन डी की जगह जे लिख दिया, जे की वैल्यू क्या थी 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर डबल टैब्स देने के बाद यहाँ पे सम की वैल्यू, सम की वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा अब क्या हुआ 3 आ गया, अब ये पूरी कमांड फिर से यहाँ पे जाएगी, यहाँ से उठ के फिर यहाँ पे जाए, अब जे में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 का, अब 3 का हो जाएगा तो फिर ये सम 0 हो जाएगा, सम 0 हो गया, फिर 3 टाइम्स ये चलता रहेगा, फिर के की वैल्यू फिर से 1 हो गई, 1 होगी, फिर 3 टाइम्स चलेगी, फिर ये फॉल्स होगी, फिर बाई, तो इस तरह करते करते इस तरह आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। यानी अब इसने 8 लिया है, हमने 4 लिया था, इसने 8 लिया, तो अब इंटीजर और सम, अब देखिए 1 1 हो गया, फिर 2 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, फिर इस तरह करते करते ये 8 तक चलेगा। समझ आई? थोड़ा सा जो है ये ट्रिकी है, लेकिन यही बात है कि समझनी है ना, जो आप एक बार समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें करना क्या है। ठीक है, होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल क्या था, पहले आपने एक फोर लूप लगाया, फिर आपने दोबारा अंदर एक फोर लूप लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना, ये अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे की पॉइंट्स आ जाते हैं। एक बार हम इस की पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमारे जो आज हमने अपने लेक्चर में पढ़ा हो, जो हमारे इस पूरे चैप्टर में हमने आज तक पढ़ा, मतलब कि पिछली वीडियो से अभी तक, तो वो सारा क्लियर हो जाए। तो की पॉइंट्स क्या है, अ लूप इज अ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज वन और मोर स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटली एग्जीक्यूटेड एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। तो लूप बेसिकली क्या होता है, लूप एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जो रिपीट करवाती हैं किसी भी स्टेटमेंट्स को, वन या वन से ज्यादा स्टेटमेंट्स को क्या करवाती हैं, रिपीट करवाने के लिए यूज होती हैं, लेकिन कितनी भी टाइम्स हो, एज मेनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। अगर आता है फोर स्टेटमेंट, द फोर स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटली फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इन अ प्रोग्राम। जो फोर होता है ना, फोर में एक फिक्स्ड कर देते हो आप नंबर ऑफ टाइम्स, और इतने ही नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट होती हैं, रिपीटली एग्जीक्यूट होती हैं। वाइल स्टेटमेंट या वाइल लूप क्या होता है, is used to implement repetition structure in a program when the number of iteration is not known। यही आज हमने पढ़ा ना कि जब तक आपको आइट्रेशन नहीं पता होती वो तब तक होता रहता है, वो मतलब कि रिपीटली वो क्या करता है, एग्जीक्यूट होता रहता है, एंड द रिपीटिशन कंटिन्यूज अंटिल सम कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक रिपीटिशन होती रहती है। आगे डू वाइल क्या कहता है कि the do while statement is used to implement loop structure in a program when it is required to execute the loop at least once। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो loop है, हमारा जो प्रोग्राम है वो एटलीस्ट वन टाइम चले, इसलिए हम do while का यूज करते हैं। do while में यही होता है, पहले वो do करता है, बाद में वो while के थ्रू वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी पहले वो करेगा काम एटलीस्ट वंस, वो चलेगा ही चलेगा, वेदर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स।
आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट में अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 भी बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप सो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 5 ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में भी मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ताकि उनको भी जो है हेल्प हो इस चीज़ में, क्योंकि अक्सर हमें कंप्यूटर में बहुत सारी मुश्किल आती हैं प्रोग्रामिंग्स में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ करेंगे तो हमें ये सारी मुश्किल्स जो हैं वो ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।